मेरे भैया रोज बाजार से मेरे लिए नारियल पानी लेकर आते थे। वह पानी पीते ही मैं बेहोश हो जाती और जब मैं होश में आती तो खुद के शरीर पर खरोच के निशान पाती थी और मेरा पूरा बदन दर्द से टूटता होता था। एक दिन मैंने नारियल पानी नहीं पिया और बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसके बाद मैंने देखा कि भैया, मेरा नाम रितु है। मैं और मेरे भैया अपने माता पिता की इकलौती संतानें थी। मेरे पिताजी ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन वह जैसे तैसे हम लोगों का गुजारा कर ही देते थे। मेरे और मेरे बड़े भैया रमेश की पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी और वहीं पर मेरी माँ भी हम लोगों का खूब ख्याल रखती थी। हमारी परवरिश में उन दोनों ने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी और हमें हमेशा से ही अच्छे संस्कार देती थी। हमें अपने माता पिता के संस्कारों पर खूब गर्व था और हम भी एक अच्छी राह पर चलते थे। दरअसल मेरे भैया पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और मैं भी होशियार थी। हम दोनों जब कॉलेज में हुए तो अच्छे से पढ़ाई करने लगे और यही टारगेट बना लिया था कि आगे चलकर एक अच्छी नौकरी हासिल करके माता पिता का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमें कहाँ पता था कि हम लोगों की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। दरअसल जब हम दोनों बहन भाइयों की परीक्षा चल रही थी तो मेरे मामा जी की लड़की की शादी रखी हुई और उस शादी में सब लोगों को बुलाया गया। तभी हम लोगों की परीक्षा सर पर थी तो हम लोगों ने मना कर दिया और बोल दिया कि हम लोग शादी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परीक्षा सर पर होने की वजह से हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारी पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत आए। इसीलिए हम लोगों ने तो मना कर दिया, लेकिन माँ पिताजी को तो जाना ही था। तभी उन्होंने कहा कि 2 दिन की बात है, हम लोग शादी को निपटाकर आ जाते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं और मेरे बड़े भैया घर पर ही रहे और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगे। मेरी माँ और पिताजी उनकी शादी में चले गए और वहाँ 2 दिन के बाद शादी अटेंड करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो एक बड़े एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। जब ये खबर हम लोगों तक पहुंची तो हम लोगों की तो पूरी धरती ही पैरों से निकल गई। हम लोग तो जैसे खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। अपने माँ बाप के बिना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अब तो जैसे दुखों का पहाड़ हम लोगों के ऊपर आ पड़ा था। हम चाहकर भी उन्हें नहीं बुला पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे अब हम लोगों ने अपने आप को संभाला और मैंने और मेरे भैया ने एक दूसरे का सहारा बनकर चलने का फैसला किया। अब हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और अच्छे से जीवन यापन करने लगे। अपने मम्मी पापा की कमी को तो हम हमेशा ही महसूस करते थे, लेकिन अब अफसोस करने के अलावा क्या बचा था। कभी कभी तो हम सोचते कि काश हम भी उनके साथ चले जाते तो पीछे यह दुख देखने के लिए हम तो ना रहते। लेकिन खैर, जो भगवान को मंजूर है वही होता है। हम लोगों के करने से तो कुछ होने से रहा। मेरे भैया ने एक सरकारी नौकरी की परीक्षा दी और उनमें उनका प्रथम स्थान आ गया। अब उनके हाथ में एक सरकारी नौकरी थी। वहीं पर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। जब मेरे भैया का रिजल्ट आया तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। हम दोनों बहन भाइयों ने अच्छे से एक दूसरे को मिठाई खिलाई, लेकिन हमारी खुशी के बीच में माँ पिताजी के ना होने का दुख भी था। हम लोग उनका सपना पूरा करने के लिए ही तो प्रयास कर रहे थे और मेरे भैया की सरकारी नौकरी लगने पर वह भी हमारे साथ नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने यही सोच लिया कि उनकी आत्मा को तो जरूर शांति मिलेगी। अब मेरे भैया अच्छे से नौकरी करने लगे और मुझे भी पढ़ाने लगे। मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देती थी और खूब मन लगाकर पढ़ती थी ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तभी एक रोज मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गई और उल्टियां भी होनी शुरू हो गई। तब मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। तभी मैंने भैया को फोन किया और भैया जल्दी से ऑफिस से घर आए और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि मेरे अंदर खून की कमी है और कमजोरी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। तभी मेरे भैया ने मुझे दवाइयां वगैरह दिलाई और घर पर ले आए। घर पर आने के बाद मेरे भैया ने मुझे सख्त मना कर दिया कि मैं घर पर किसी भी तरह का काम ना करूं और पढ़ाई लिखाई में भी कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लूं और अच्छे से आराम करूं। लेकिन रही बात हमारे घर के काम की, तो वह कौन करेगा अगर मैं आराम करने लग गई तो। तभी भैया ने कहा कि हम कोई अच्छा सा नौकर रख लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तभी भैया ने काफी जगह फोन किया और एक अच्छे नौकर की तलाश करनी शुरू कर दी। दरअसल भैया ने कहा कि एक नौकर की बजाय नौकरानी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि तुम भी खुद को सुरक्षित महसूस करो। लेकिन हमें कोई भी नौकरानी ऐसी नहीं मिली जो हमारे घर का काम कर सके। कोई नखरे दिखा रही थी तो कोई पगार ज्यादा मांग रही थी। दरअसल मेरे भैया तो ज्यादा पगार देने के लिए भी तैयार थे,
लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा कि इतना तो काम ही नहीं है जितना वह पैसे मांग रहे हैं। ऐसे क्या पैसे पेड़ पर थोड़ी ना लगते हैं, जो मन में आए वैसे ही दे दिए। तभी इसी कसमकस में भैया के एक दोस्त ने हमें एक नौकर की तलाश करके दिया, जिसका नाम रामू था। रामू काफी अच्छा और ईमानदार नौकर था। वह अपने बहन जैसे ही मुझे मानता था और भैया को भी अपना भैया मानता था। रामू घर को इतने अच्छे से संभालने लगा कि हम लोगों को किसी भी तरह की फिक्र नहीं रही। अब मुझे भी किसी भी तरह की फिक्र ना रही। रामू भैया के आने से पहले उनके कपड़े निकाल देता और खाने पीने के से लेकर सारी चीजों का अच्छे से बंदोबस्त कर देता और हम दोनों बहन भाइयों के लिए अच्छे से खाना लगा देता। हम भी रामू को एक अपने ही परिवार का सदस्य की तरह रखने लगे। अब मैं रामू के साथ खुद को बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जब भैया घर पर नहीं होते थे तो रामू घर पर होता था, तो मुझे जरा भी नहीं लगता था कि एक नौकर हमारे घर में है। मैं उसे अपने भाई के जैसे ही मानती थी। खैर, कुछ दिनों बाद मुझे भैया फिर से डॉक्टर के पास ले गए ताकि मेरी तबीयत में कोई सुधार आया है क्या, इस चीज का पता लगाया जा सके। तभी डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, हाँ कुछ तो सुधार आया है, लेकिन इन्हें रोजाना नारियल पानी दिया जाए ताकि इनकी कमजोरी दूर हो जाए। तभी भैया ने कहा कि मैं जब रोज ऑफिस से आया करूंगा तो तुम्हारे लिए ताजा नारियल पानी ले आया करूंगा। तुम फिक्र मत करो और अच्छे से नारियल पानी पी पी कर फिर से ताकतवर हो जाओ, ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई करके सरकारी नौकरी हासिल कर लो। खैर, ऐसे ही हम हंसी मजाक करते हुए भैया और मैं घर पर आए और रामू ने मुझे फल काट कर दे दिए और मैं फल खाने लग गई। भैया रोजाना मेरे लिए नारियल पानी लेकर आते। वह नारियल घर लाते ही रख देते और खुद नहाने के लिए चले जाते और मैं नारियल पानी पी लेती। नारियल पानी पीते ही जैसे मानो मुझे चक्कर से आने शुरू हो जाते और मैं बेहोश हो जाती। उसके बाद जब मुझे होश आता तो मैं खुद के शरीर पर खरोच के निशान पाती और दर्द के मारे खुद को पूरा शरीर टूटते हुए भी देखती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मुझे लगा कि मुझ में कमजोरी है और नारियल पानी शरीर के अंदर ताकत पैदा करता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मैं सो जाती हूँ। और रही बात खरोच के निशान की, तो ऐसे ही मच्छर काट लेते होंगे। मैंने शुरू में ऐसे किसी भी तरह का वहम अपने मन में नहीं पाला। कई बार तो भैया भी मुझसे पूछ लेते कि ऐसी तुझे क्या नींद आती है कि नारियल पानी पीते ही सो जाती है। तभी मैंने कहा कि मुझे खुद पता नहीं। फिर भैया ने इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया। अब तो जैसे यह सब मेरे साथ रोजाना होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। शरीर के ऊपर खरोच के निशान और मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे टूटना मुझे तो किसी और तरह का शक में डाल रहा था। लेकिन मैं किस पर शक कर सकती थी। रामू तो बेचारा किचन से बाहर ही नहीं आता था और नारियल पानी पीने के बाद ही मेरे साथ ऐसा होता था। मुझे तो उस नारियल पानी में ही कोई ना कोई दिक्कत लग रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी अपने भैया के ऊपर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब से माता पिता गए थे उसके बाद तो भैया ने ही मुझे संभाला था और हमेशा से ही मेरा ख्याल रखा था। उन्होंने कभी भी मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी और वह तो मेरे भाई थे। मैं उनके ऊपर इस तरह का कोई शक नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अब यही समस्या मुझे हर रोज खाने लगी। मैं परेशान होने लगी थी और इसी परेशानी की वजह से मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। जब भी मैं नारियल पानी पीने के बाद बेहोश होती थी और उसके बाद जब मुझे होश आता था, उसके बाद मैं जरा भी नहीं सो पाती थी और पूरी रात ऐसे ही निकाल देती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं यह सब बातें भैया को भी ज्यादा नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। फिर उनके मन में ना जाने किस तरह की भावना आ जाती। वह बेवजह परेशान हो जाती और वह नारियल पानी लेकर आते हैं और मैं उस नारियल पानी को लेकर शक करती हूँ। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। अब मेरा पूरा शरीर भारी रहने लगा और मेरा सर भी चकराने लगा और जब मैं कुछ खाती थी तो मुझे उल्टियां होने लग जाती थी। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो मैं उनमें जरा भी अपना ध्यान नहीं लगा पाती थी। जिस तरह मैं पहले पढ़ाई करती थी और हमेशा ही फर्स्ट नंबर पर आती थी, लेकिन अब तो मेरा पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ध्यान हट चुका था। बस दिन भर मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ती थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इस तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई में भी काफी इन्फेक्ट पड़ा। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डॉक्टर से चेकअप करवा लेती हूँ। तभी एक रोज भैया ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने सोचा अकेले ही चेकअप करवा आती हूँ। यही सोचकर मैं डॉक्टर के यहाँ गई और उन्होंने सारी बात बताई। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया तो रिपोर्ट निकाल कर कहा कि तुम कुछ समय से बेहोशी की दवाई ले रही हो। ऐसी बातें सुनकर तो मेरी पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर भला मैं बेहोशी की दवाई क्यों लूंगी? लेकिन मैं कुछ न बोली
और डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर मरे मरे कदमों से घर की ओर चल पड़ी। अब तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मैं बेहोशी की दवा भला क्यों लूंगी, और नारियल पानी के साथ मुझे बेहोशी की दवा कौन देता है। और वैसे भी नारियल पानी तो भैया लेकर आते हैं और भैया ही मुझे पिलाते हैं। फिर मेरे मन में आया कि भैया ऐसा क्यों करेंगे। अब तो मुझे सारी सच्चाई जाननी ही थी। आखिर मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। यह सब बातें मेरे दिमाग से किसी भी तरह से निकल नहीं रही थी। और आखिर मैं अपने ये दुख किसे बता सकती थी। मैं भैया को नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, और मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। इसीलिए मैं सारा दुख दर्द हमेशा अपने अंदर ही दबा कर रख लेती। लेकिन तभी मैंने सोचा कि मुझे यह सब तो पता लगाना पड़ेगा। यूं कब तक मैं खुद के ऊपर जुल्म को सहती रहूंगी। आखिर पता तो चले कि मेरे साथ यह कर कौन रहा है। मैं चाहकर भी भैया के ऊपर शक नहीं कर पा रही थी, लेकिन जिस प्रकार देखा जाए तो मेरा ध्यान बार बार भैया के ऊपर ही जा रहा था। लेकिन तभी मेरे मन में आ जाता कि भैया ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, और भला ऐसा करने पर उन्हें क्या लाभ होगा। खैर, फिर मैंने सोचा जब तक मुझे सारी सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक मैं किसी के ऊपर भी शक नहीं कर सकती, और ऐसे बेवजह किसी पर शक करना ठीक भी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि जब कल भैया नारियल पानी लेकर आएंगे तो मैं वह नारियल पानी नहीं पीऊंगी, तो नारियल पानी पीने का नाटक करके बेहोश होने का नाटक करूंगी, और उसके बाद देखूंगी कि मेरे साथ आखिर होता क्या है। तभी मैंने प्लान के मुताबिक दूसरे दिन भैया से बोल दिया कि भैया आज मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। दरअसल भैया मुझे हमेशा ही कॉलेज अपने साथ ही लेकर जाते थे, और कॉलेज के बाहर मुझे छोड़ देते, और आते समय मुझे अपने साथ ही लेकर आते थे। लेकिन आज मैं नहीं गई क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर पूरा दिन घर में होता क्या है और भैया नारियल पानी में क्या मिलाते हैं। अगर आज मैं साथ में नहीं जाऊंगी तो जरूर भैया कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए मैं घर पर ही रह गई। शाम को जब भैया घर पर आए तो उन्होंने मुझे नारियल पानी देते हुए कहा कि यह नारियल पानी पी लो तो तुम्हें ठीक लगेगा। और फिर मेरी तबीयत का पूछने के बाद वह नहाने के लिए चले गए। तभी मैंने वह नारियल पानी वहीं पर रख दिया। तभी राजू वहां पर आया और कहने लगा कि मैम नारियल पानी दीजिए, मैं इसे ठंडा करने के लिए रख देता हूँ। तभी मैंने कहा ठीक है। जब नारियल पानी राजू ने ठंडा करने के लिए रख दिया और जब उसने मुझे लाकर दिया तो मैंने खांसने का नाटक किया। तभी राजू रसोई घर में पानी लेने के लिए चला गया, तो मैंने वह नारियल पानी के एक पौधे में डाल दिया और बेहोशी का नाटक करके सोने लगी। लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी। मेरी भले ही आंखें बंद थी लेकिन मैं सब कुछ सुन पा रही थी। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि भैया मेरे पास आते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ रितु, तुम्हें नींद आ गई है क्या? तभी भैया बड़ी गहरी सांस लेते हुए कहने लगे कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, हर रोज नारियल पानी पीते ही सो जाती है। खैर दिन में पूरा थक जाती होगी और आज वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए भैया ने मुझे उठाया और मेरे कमरे में सुलाकर वापस अपने कमरे में चले गए। तब तो मेरे दिमाग में आ गया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह सब तो मेरा वहम था। फिर मेरे मन में आया कि मुझे यूं ऐसे उठना नहीं चाहिए, देखती हूँ आगे क्या होता है। तभी थोड़ी ही देर बाद देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई मेरे कमरे के अंदर आ रहा है। मैं वहीं पर अपनी आंखें बंद किए हुए सोती रही। मैंने जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं बेहोश नहीं हूँ। तभी मैंने देखा कि कोई आदमी मेरे कमरे में आता है और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करता है। तभी मैंने अचानक आंखें खोल दी और उस कमरे के अंदर अंधेरा होने की वजह से मैं उस आदमी को देख ना पाई, लेकिन मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर भैया जल्दी से कमरे में आ गए और फिर लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद देखा तो हम लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हमने देखा कि मेरे कमरे में तो राजू खड़ा था। तभी मैंने राजू के खींचकर तमाचा दे मारा और फिर भैया को सारी बातें बता दी। किस तरह नारियल पानी पीने के बाद मैं बेहोश हो जाती थी और होश में आने के बाद जब देखती तो मेरे पूरे शरीर के ऊपर खरोंच के निशान होते थे, और किस तरह डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गई और डॉक्टर के द्वारा पता चला कि मुझे बेहोशी की दवाई दी जा रही है। भैया यह सब सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने राजू को पीटना शुरू कर दिया। तभी मैंने राजू को भैया से छुड़वाते हुए पूछने लगे कि आखिर तुम यह सब कर क्या रहे थे। तभी राजू ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि मैम जी हमें माफ कर दो, दरअसल मुझे अपनी हवस की प्यास मिटानी थी और मैंने जब से आपको देखा था तब से मेरे मन में गंदे ख्याल आने लगे, इसलिए मैंने इन चीजों का फायदा उठाया कि जब भैया आपके लिए नारियल पानी लेकर आते थे तो मैं उसे गिलास में निकालने के बाद जब ठंडा करने के लिए रखता था तो उसके अंदर नशीली दवाई मिला दिया करता था और आप नारियल पानी पीने के बाद सो जाती थी। जब आपके पास भैया आते थे तो मैं बोल देता था कि दीदी की तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नींद आ गई।
तभी भैया आपको उठाकर जब कमरे के अंदर सुलाकर अपने कमरे में चले जाते तो मैं मौके का फायदा उठाकर आपके कमरे में आकर आपके साथ जबरदस्ती करने लग जाता और आपके साथ अपनी हवस की प्यास मिटाने के बाद चला जाता था। यही इसी तरह हो रहा था। तभी मैंने भैया से कहा कि मुझे शक होने के बाद मैंने नारियल पानी नहीं पिया और आज काला सच हमारे सामने आ गया। तभी भैया ने पुलिस को फोन किया और राजू को पुलिस के हवाले कर दिया। अब भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगे कि मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तेरी हिफाजत नहीं कर पाया। तभी मैंने भैया को कसकर गले लगाया और कहा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, देर से ही सही, लेकिन हम लोगों ने समझदारी की और उस दरिंदे को पुलिस के हवाले कर दिया। अब खुशी खुशी हम लोग अपने जीवन में रहने लगे। धन्यवाद।